मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों के लिए अच्छा करने की उनकी प्रतिबद्धता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे केंद्र सहयोग करे या नहीं। केटीआर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोल रहे थे। कितनी भी बाधाएं खड़ी हो, यह स्पष्ट है कि तेलंगाना की प्रगति के पहियों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि मेक इन इंडिया कहां चला गया है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों के लिए अच्छा करने की उनकी प्रतिबद्धता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे केंद्र सहयोग करे या नहीं। केटीआर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोल रहे थे। कितनी भी बाधाएं खड़ी हो, यह स्पष्ट है कि तेलंगाना की प्रगति के पहियों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि मेक इन इंडिया कहां चला गया है। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार ने नई ट्रेनों का उल्लेख नहीं करने और चल रहे रेलवे कार्यों के लिए धन आवंटित नहीं करने के लिए तेलंगाना राज्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह नहीं बताया है कि काजीपेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए कितनी जमीन की जरूरत है, लेकिन कहा जाए तो राज्य सहयोग करेगा। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि वैगन निर्माण केंद्र को कितना फंड दिया जाएगा। विनोद कुमार ने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि कितने लोगों को नई नौकरी दी जाएगी। विधानसभा की बैठकों में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और मंत्री केटीआर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। उस्मानिया अस्पताल के निर्माण पर मंत्री अकबरुद्दीन ने केटीआर से सवाल किया। उन्होंने इस बात पर खेद जताया है कि हैदराबाद के अन्य हिस्सों में जो काम तेजी से हो रहे हैं, वे पुराने शहर में क्यों नहीं हो रहे हैं। मंत्री केटीआर ने अकबरुद्दीन की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गला फाड़ देने से काम नहीं चलता। यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि विधानसभा के नेता बीएससी में नहीं आए। आपको भी आवाम के पास जाना है। हम आवाम को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कितने साल लगेंगे चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए? क्या यह मेरी बात गलत है कि लास्ट बजट में आपने, अभी तो ये बजट अभी है, चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, 500 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए दिए गए थे। क्या मेट्रो का काम शुरू हुआ? क्या मेट्रो आई या कुछ पहल हो रही है? हाईटेक सिटी, शमशाबाद एयरपोर्ट, वो लिंक, दूसरे लिंक्स आप पूरे कर रहे हैं, बेशक करिए। ये मेरा शहर है, ये मेरी रियासत है, यहां पे खुशहाली, यहां पे तरक्की आनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात है कि चौतरफ तरक्की हो रही है लेकिन उस तरफ नहीं होगी? मैं याद दिलाना चाहता हूं मिनिस्टर साहब को, लास्ट बजट के इजलास में, लास्ट सेशन में, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दर्दमंदाना अपील की थी कि पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें ऑनरेबल स्पीकर साहब, केटीआर साहब, आप मुझे माफ करें, लेकिन सीएम साहब ऐलान कर रहे थे कि हां कुछ 1000 करोड़ रुपया दे देंगे पुराने शहर के लिए। आपने जाकर कहा कि नहीं, हम कर देते हैं पूरा। सीएम साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब, पूरी वाइडनिंग हो जाएगी। सर, 1980 से वाइडनिंग अभी भी पेंडिंग है सर। राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में बोलने वाले विधायक जग्गा रेड्डी ने उन बातों को सरकार के ध्यान में लाया जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं थे। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पत्रकारों का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा बेरोजगारी लाभ, बीआरएस, अनाथों के लिए छात्रावास की स्थापना की मांगों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक ने कहा है कि योजना अच्छी है, लेकिन उन्होंने 1,01,016 रुपए और बढ़ाने की अपील की। राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में बोलने वाले विधायक जग्गा रेड्डी ने उन बातों को सरकार के ध्यान में लाया जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं थे। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पत्रकारों का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा बेरोजगारी लाभ, बीआरएस, अनाथों के लिए छात्रावास की स्थापना की मांगों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक ने कहा है कि योजना अच्छी है, लेकिन उन्होंने 1,01,016 रुपए और बढ़ाने की अपील की।
रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान के प्रतिष्ठित केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर मंत्री ने कवच स्वदेशी संचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रौद्योगिकी के तेजी से परिनियोजन के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। अश्विनी वैष्णव ने संस्थान में स्थापित कवच उपकरण से संबंधित प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया। रेलवे स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ कवर के कनेक्शन जैसे विषयों पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मंत्री ने इस केंद्र में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 170 से अधिक इंजीनियरों के साथ बातचीत की। रेल मंत्री ने उनसे ट्रेन सेवाओं की उत्पादकता में सुधार करने और अन्य समस्याओं को हल करके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए नवोन्मेषी ढंग से सोचने का भी आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान खोजने के लिए विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीकी प्रदान करने की आवश्यकता है। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना की जनता मासूम नहीं है, जबकि मंत्री केटीआर अपने वादों से सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर की आवाज दबा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पद और सत्ता स्थायी नहीं है। बीआरएस सरकार बहुत कम समय में पता चल जाएगा। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना की जनता मासूम नहीं है, जबकि मंत्री केटीआर अपने वादों से सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर की आवाज दबा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पद और सत्ता स्थायी नहीं है। बीआरएस सरकार बहुत कम समय में पता चल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कुक्कड़पल्ली वाई जंक्शन में नव स्थापित अमोर अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने खुलासा किया है कि अस्पताल डॉक्टर किशोर बी रेड्डी के नेतृत्व में विश्व स्तर की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करेगा, जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थो ऑन्कोलॉजी सर्जनों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर अमोर अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि अस्पताल में रेडिकल लाउस के साथ अत्याधुनिक कैटालोप सुविधा है। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों से संपूर्ण उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीकी की उपलब्धता अमोर अस्पताल की विशेषता है। बड़ंगपेट बीआरएस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के मेयर पारिजात नरसिम्हा रेड्डी द्वारा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि महापौर का पद पारिजाता के लिए भीख है। सबिता इंद्रा रेड्डी बड़गमपेट विकसित कर रही है। उन्होंने इस तथ्य को न भूलने की सलाह दी है कि उन्हें बीआरएस पार्टी के नगर सेवकों के समर्थन से मेयर चुना गया था। सीएम केसीआर की भतीजी रम्या राव ने डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की है कि उनके बेटे रितेश राव को गुरुवार से नहीं देखा गया है। गुरुवार की रात बंजारा हिल्स ने कहा है कि कुछ लोग उनके घर आए और उनके बेटे की अनुपस्थिति में पूरे घर की तलाशी ली। रम्या राव ने शिकायत में कहा है कि उस दिन के बाद से उनके बेटे को नहीं देखा गया है। रम्या राव ने डीजीपी से अपने बेटे के ठिकाने का खुलासा करने का अनुरोध किया। एडिशनल डीजीपी ने कहा है कि वे कमिश्नर से बात करेंगे और उनके बेटे के ठिकाने के बारे में बताएंगे। उसने बंजारा हिल्स पुलिस से माफी मांगी कि जो महिला पुलिस के बिना आधी रात को उसके घर आई थी। रम्या ने पुलिस पर विधानसभा में चोरों और बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस बीच राज्य में विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एनएसयूआई विधानसभा का घेराव किया गया है। नतीजतन एनएसयूआई के अध्यक्ष बालमुरी वेंकट और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एनएसयूआई नेता रितेश राव भी शामिल है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना के पत्रकार अध्ययन मंच 2023 डायरी का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति बोदनपल्ली वेणुगोपाल रेड्डी ने की। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष कोदंड राम, वरिष्ठ संपादक आई श्रीनिवास रेड्डी और अन्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डीजेएस के अध्यक्ष कोदंड राम ने कहा है कि समाज में पत्रकारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और पत्रकार ही लोकतंत्र में खुलकर और साहस के साथ बोलने वाले होते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अकुनूरी मुरली ने कहा है कि तेलंगाना के पत्रकारों का अध्ययन मंच अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का केंद्र है। यह सभी समुदायों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मेरचल जिले के घटकेसर मंडल के कोंडापुर गांव में लगातार अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। सर्वे नंबर 63 व 67 में किसानों की
कृषि भूमि को समतल कर उसमें उनके प्लॉट होने से श्रीनिधि वेंचर्स नाराज थे। कृषि भूमि के मालिक दासरी बाल रेड्डी और अन्य किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीन श्रीनिधि वेंचर्स को नहीं बेची। दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजस्व व सर्वे विभाग जमीन का सर्वे कर रहा है। मेरचल जिले के घटकेसर मंडल के कोंडापुर गांव में लगातार अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। सर्वे नंबर 63 व 67 में किसानों की कृषि भूमि को समतल कर उसमें उनके प्लॉट होने से श्रीनिधि वेंचर्स नाराज थे। कृषि भूमि के मालिक दासरी बाल रेड्डी और अन्य किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीन श्रीनिधि वेंचर्स को नहीं बेची। दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजस्व व सर्वे विभाग जमीन का सर्वे कर रहा है। बेगम बाजार का नाम सुनते ही व्यवसाय और कारोबार याद आता है। ये इतना पुराना है कि कुतुब शाही के जमाने से चला आ रहा है। 100 साल से ज्यादा पुराने बेगम बाजार के बारे में एक स्पेशल स्टोरी देखिए। बेगम बाजार कुली कुतुब शाही के शासन में निर्मित किया गया। दुनिया में नंबर 1 एक कहलाने के लिए सन 1850 के पहले ये व्यावसायिक मार्केट का निर्माण किया गया। साल के 365 दिन तक पांव रखने जितनी जगह नहीं रखने की वजह से ये बाजार अति व्यवस्थित जगहों की सूची में आता है। वनस्थलीपुरम में एक टायर के गोदाम में आग लग गई। टायर रिबर्टन कंपनी सहित गोदाम में आग लग गई और घने धुएं से स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दमकल की 3 गाड़ियों से आग पर काबू पाया है। उधर चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन अंतर्गत बागलिंगमपल्ली डेकोरेशन गोदाम में आग लग गई और दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। गोदाम में थर्माकोल, फाइबर, प्लास्टिक, लकड़ी और स्पंज से संबंधित सामान था और आग बड़े पैमाने पर फैल गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने करीब 6 दमकल वाहनों से आग पर काबू पाया है और आग की घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी ने राहत की सांसें ली है। हालांकि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया। गोदाम में अग्नि सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं था। दमकल अधिकारियों ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काला धुआं अब भी उठ रहा है। मामले की जानकारी लगते ही मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। अधिकारियों से हादसे के बारे में पूछा गया। इस बीच आग में बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और अधिकारियों ने इमारत को गिराने का फैसला लिया है। हालांकि हैदराबाद में लगातार हो रही आग की घटनाओं पर व्यापक चिंता व्यक्त की गई है। हादसे की वजह गोदाम वाले व्यापारी फायर सेफ्टी डिवाइस नहीं रखने पर लापरवाही प्रतीत हुई है। आग की श्रृंखला को लेकर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव गंभीर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आग की कितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, कारोबारियों में कोई बदलाव नहीं आया है। हादसों का सिलसिला देखकर भी होश में आना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब कोई भी व्यवसायियों को यह नहीं कहेगा कि गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो कौन नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। मंत्री ने सुझाव दिया है कि कारोबारियों में बदलाव होना चाहिए। गर्मियां आ रही है, इसलिए सतर्क रहे। उन्होंने कहा है कि आग से होने वाले खतरों को लेकर एक कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में हजारों गोदाम नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। मंत्री तलसानी ने गंभीर चेतावनी जारी की है कि आने वाली गर्मियों में और दुर्घटनाएं होने की संभावना है। शहर के कई गोदामों में लगातार आग लगने की घटनाओं के संदर्भ में सरकार ने गोदामों पर अहम फैसला किया है। नियमों का उल्लंघन कर चल रहे हजारों गोदामों पर सरकार का फोकस है। इस क्रम में सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर चल रहे हजारों गोदामों के मालिकों को नोटिस जारी करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। नोटिस के बाद नियमों का पालन नहीं करने पर आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया है। डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि सेंट्रल जोन में गोदाम मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया गया है कि अब से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य है।
रंगारेड्डी जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण भूपति ने घोषणा की है कि इस वर्ष होने वाली पहली राष्ट्रीय लोक अदालत इस महीने की 11 तारीख को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि गत वर्ष आयोजित चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में रंगारेड्डी जिले से संबंधित 4,63,251 क्रिमिनल कंपाउंडेबल चेक बाउंस एमपी एक्ट एवं अन्य दीवानी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। सभी लोगों ने अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, चिटफंड, बिजली, शहर, शराब पीकर गाड़ी चलाने व अन्य मामलों में सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण करके अवसर का लाभ उठाए। सभी लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, चिटफंड, बिजली, शहर, शराब पीकर गाड़ी चलाने व अन्य मामलों में सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण करने के अवसर का लाभ उठाए। लोकप्रिय गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। हालांकि वाणी जयराम की मौत को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। पुलिस को उसके माथे और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चेन्नई में वाणी जयराम के घर को कब्जे में लेने के बाद पुलिस पूरी जानकारी जुटा रही है। कर्मचारी की शिकायत पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके घर को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि वाणी जयराम की मौत सामान्य मौत नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उनकी हत्या की है। लेकिन नौकरानी ने पुलिस को बताया है कि जब घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वह उसे तोड़कर अंदर चली गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दूसरी ओर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में निपुण वाणी जयराम ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, उड़ीसा दूसरी ओर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में निपुण वाणी जयराम ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, उड़िया जैसी 14 भाषाओं में 10,000 से अधिक गीत गाए हैं। वाणी जयराम के निधन पर कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। शमशाबाद नगर पालिका अंतर्गत सिद्धांती बस्ती में सड़क पार करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नया पुल बनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से जेएसी के तत्वावधान में धरना दिया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य चेवेल्ला सांसद गद्दम रंजीत रेड्डी स्थानीय लोगों के अनुरोध पर धरना चौक पहुंचे और लोगों से बात कर समस्या की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने सांसद को बताया है कि लोगों को कब्रिस्तान और स्कूल जाने के लिए बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 माह में पुल विस्तार कार्य और अंडरपास का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह आपकी संसद की बैठकों में याचिका पेश करेंगे और काम शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति और सभ्यता और आस्था के केंद्र है। राजा सिंह ने विशेष रूप से बनाए गए चांदी के राम दरबार सिक्कों का विमोचन किया। राजा सिंह ने आगे कहा है कि सनातन हिंदू की धार्मिक भावनाओं को अगर किसी ने समझा और गौरवान्वित किया वह केवल भारत के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी ने न केवल आडवाणी जी की रथ यात्रा को साकार किया बल्कि कार सेवकों की आहुति को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित की है। राजा सिंह ने कहा है कि 50 वर्षों तक हिंदू संगठन कहता रहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आखिर में भगवान ने सुन ली और रामलला टेंट से परमानेंट हो गए। मंदिर बनाना प्रारंभ हो गया। अब सारे भारतवासियों का इंतजार है कि राजा राम आएंगे और राम राज्य लाएंगे और भक्तों का कहना है भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यही संकल्प के साथ जो चांदी के सिक्के लव फॉर काउ फाउंडेशन द्वारा बनाए गए हैं वह निस्संदेह एक अनुकरणीय पहल है। वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि हमारा संकल्प यह है जब तक मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम चांदी के सिक्के में राम दरबार बनाकर हम घर घर पहुंचाएंगे। यही हमारा नारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। रिद्धेश जागीरदार ने कहा है कि आगामी जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं मोदी जी की देशभक्ति से कायल होकर लव फॉर काउ फाउंडेशन ने रामलला के और भव्य राम मंदिर चित्र के चांदी के सिक्के बनवाए हैं और सभी सनातन समाज के वर्गों से अपील की है आप सब अपने घरों में होने वाले मांगलिक कार्य में दी जाने वाली भेंट में इस विशेष सिक्कों का प्रयोग करें ताकि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो।